अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर सऊद। वेलकम टू माय चैनल MBS। और आज जो मैं बुक शुरू करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्टिक्स की बुक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन की 4th एडिशन है हमारे पास AK खुराना का। इसका पहला चैप्टर जो है हमारे पास एलिमेंट्री एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। तो इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, बहुत ही आसान है। एलिमेंट्री ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। तो इसके जो मेन टॉपिक्स के कंसेप्ट्स हैं, जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं एलिमेंट्री ऑप्टिक्स से इंशाल्लाह स्टार्ट लेता हूँ, तो बाकी देखते हैं कि कितना हम कवर कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। एलिमेंट्री ऑप्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो इंट्रो के तौर पे है वो डुअल नेचर ऑफ लाइट है, कि हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो हमारे पास एज आ वेव भी एक्ट करती है, जो कि हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो थॉमस यंग ने किया था उससे पता लगता है। और हमारे पास एज आ पार्टिकल भी एक्ट करती है, जो कि हमारे पास आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट जो था उससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। और इसी के लिए क्या है, एक थ्योरी जो आजकल यूज़ हो रही है उसे कहते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। QED। जी हाँ, तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो थ्योरी है ये हमारे पास एक यूनिफाइंग थ्योरी है। इसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं कि ये हमारे पास एज आ जो है वेव भी काम करेगी और हमारे पास जो है एज अ पार्टिकल भी काम करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इस टॉपिक में वो हमारे पास विजिबल लाइट एंड आई है, कि हमारे पास लाइट और आई का जो है आप इसमें क्या कनेक्शन है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट और जो मुझे मुश्किल लगी, समझाने वाली लगी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है परसिस्टेंस ऑफ आई। इस परसिस्टेंस ऑफ आई को आप लोग ज़रा समझे कि ये परसिस्टेंस ऑफ आई हमारे पास है क्या चीज़। परसिस्टेंस ऑफ आई हमारे पास ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, हमारी आँख के सामने आया, हमारी रेटिना ने डिटेक्ट किया, रेटिना से ब्रेन में गया, ब्रेन में उसकी इमेज कुछ देर के लिए हमारे पास बनी रही। अब वो ऑब्जेक्ट हमारी नज़रों के सामने से गायब हो चुका है, लेकिन वो इमेज जो हमारे ब्रेन में है वो फ़ौरन गायब नहीं होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास गायब होगी। जैसे कि किसी लड़की को आपने देखा और उस पर आपका दिल आ गया और वो अब लड़की आपके सामने से चली गई है, लेकिन दिमाग में उसकी पिक्चर आपकी रह गई है। तो ठीक उसी तरह से इसे कहते हैं परसिस्टेंस, कि आपके जहन में क्या उसका इमेज अब बैठ चुका है। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आई, कि एक इमेज आपके जहन में कितने देर तक हमारे पास ठहरेगी, उस चीज़ को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आई। तो परसिस्टेंस ऑफ आई हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड या 1/16 सेकेंड हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने परसिस्टेंस की वैल्यू को इससे भी कम कर दिया तो हमारी आई जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि वहाँ पर क्या मौजूद है। इसकी मैं आपको एग्जांपल से भी क्या आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले अगर आप देखें मूविंग फैन को, फैन जब आपके पास रुका हुआ है तो इसके जो ब्लेड्स हैं 3 हैं 4 हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ही ऐसे ऐसा मूव करना शुरू करता है, जब ये अपने फुल स्पीड पे पहुंच जाता है, उसके बाद आपने एक बात नोट की होगी कि इसके जो फैंस हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह यह है कि फैंस के ब्लेड्स तो हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन उसकी मोशन की वजह से हमारे पास जो उनकी परसिस्टेंस है वो 0.1 सेकेंड से कम हो जाती है। इस वजह से आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि वो 1 ब्लेड है या 3 ब्लेड्स हैं या 4 ब्लेड्स हैं। इसी तरह एक और हमारे पास एक प्ले कार्ड गेम आती है, जिसमें अगर आपके प्ले कार्ड के जो हैं उसको एक डायरी टाइप होती है, डायरी को अगर क्या पहले पेज से लेकर आखिर तक आप मूव करें तो वो उसमें इमेजेस होती हैं, लेकिन वो इमेजेस जो है वो आपको एक क्या फिल्म के तौर पे क्या आपको दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो साइकिल पे बैठा है, नेक्स्ट इमेज में जो है वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, इसी तरह नेक्स्ट में थोड़ा और मूव कर रहा है। अगर आप इसको क्या जल्दी से क्या फ्लिप करें, जल्दी से आप इसको क्या मतलब क्या शुरू से आखिर तक क्या फ्लिप करें तो ये आपको एक मोशन में नज़र आएगा, जैसे जिसमें क्या वो लड़का साइकिल पे बैठ के क्या आगे चल रहा है, बाकायदा आपको एक फिल्म के तौर पे नज़र आएगा। यही चीज़ जो है ना सिनेमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें होता क्या है,
पिक्चर्स जो होती हैं, पिक्चर्स की ये हमारे पास क्या वीडियो हमारे पास बनाते हैं एक मोशन के, और इसी को एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी कह सकते हैं कि ये नज़रों का एक धोखा है कि होती हमारे पास वो इमेज है लेकिन वो नज़र हमें क्या एक वीडियो की तरह नज़र आ रही होती है। तो इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को जो है ना परसिस्टेंस ऑफ आई कहते हैं। अगर ये वैल्यू याद रखें 0.1 से कम हो गई तो हमारी आई क्या है, उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी कि हमारे पास इमेजेस 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, थाउजेंड्स हैं, तो हमारी आई इस बात को डिटेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास रेंज ऑफ सेंसिटिविटी है। तो रेंज जो हमारे पास आई की है कि हमारे पास आई जो है कितने से कितने तक हमारे पास देख सकती है, तो बहुत ही फ्यू फोटॉन से लेके हमारे पास ये 10 पावर 15 तक जो है इसकी सेंसिटिविटी होती है। यानी मामूली से मामूली सी लाइट हो और मामूली से लेकर बड़ी लाइट तक, जैसे कि सनलाइट को आप देख लें या स्टार्स की जो लाइट है उस तक को क्या ये हमारे पास डिटेक्ट कर सकती है। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास आई जो है लाइट रेस के लिए सेंसिटिव होती है। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक ये हमारे पास डिटेक्ट कर सकती है। इसी के रिलेटेड हमारे पास दो लॉ हैं, एक फ्रेशनर लॉ है और एक हमारे पास आता है वेबर लॉ। तो अगर हम देखें फ्रेशनर लॉ को, फ्रेशनर लॉ की स्टेटमेंट्स तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी लेकिन इसको समझना ज़रा क्या मुश्किल है, तो उसी समझाने के लिए क्या मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये हमारे पास जो है इंक्रीज इन सेंसेशन को डिटेक्ट करेगा। यानी हमारे पास एक सेंसेशन में जो इंक्रीज आया है उसको क्या डिटेक्ट करने का जो नाम है वो फ्रेशनर लॉ है। वेबर लॉ को भी इसी के साथ देख लेते हैं। इन दोनों लॉ को बाज़ औक़ात वेबर फ्रेशनर लॉ भी कहा जाता है या फ्रेशनर वेबर लॉ भी कहा जाता है। ये दोनों ही क्या है एक साथ ही अक्सर यूज़ होते हैं। और एक और बात आपको बताऊं कि ये हर किस्म के सेंस पे हमारे पास एप्लीकेबल है। यानी टेस्ट है, ठीक है, इसी तरह हेयरिंग है, इसी तरह टच है, हेयरिंग, विजन है, हर सेंस पे ये हमारे पास एप्लीकेबल है। तो वेबर लॉ हमारे पास क्या कहता है, वेबर लॉ हमें ये कहता है कि खाली जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को हमारे पास डिटेक्ट करता है। यानी उतना डिफरेंस जिससे क्या खाली एक चेंज हमें क्या नोट हो जाए, उसको डिटेक्ट करने का जो नाम है वो हमारे पास वेबर लॉ है। इसकी हमारे पास क्या है एक इक्वेशन सी भी आती है कि डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू के। हमारे पास जो चेंज है ल्यूमिनेंस में वो हमारे पास एक रेशो है ओरिजिनल ल्यूमिनेंस के साथ, और ये हमारे पास इक्वल है एक कांस्टेंट का। कांस्टेंट डिपेंड करेगा फिर आपके पास, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास ये यूज़ होती है। ये एक रेशो है कि जो हमारे पास जो चेंज है वो ओरिजिनल के रेशो के साथ के हम इसको कंपेयर करते हैं। यानी इतना चेंज कि जिससे क्या हमारे पास ओरिजिनल चेंज से ज़रा सा क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना चेंज क्या उसमें नज़र आए, तो उस चीज़ को कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, उसको ये हमारे पास डिटेक्ट करता है। इन दोनों को एक ही एग्जांपल्स के समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूम में लगे हुए हैं 1 बल्ब वर्सेस 2 बल्ब, और इसी तरह 4 बल्ब्स वर्सेस 5 बल्ब। अच्छा, अगर हमारे पास रूम में एक बल्ब लगा हो और 2 बल्ब लगे हों तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आने वाला है। इसको आप फ्रेशनर लॉ में भी यूज़ कर सकते हैं और वेबर लॉ दोनों में यूज़ कर सकते हैं इस एग्जांपल को, कि 1 बल्ब के मुकाबले में 2 बल्ब आपको इजीली उनका डिफरेंस नज़र आने वाला है। जो इंक्रीज इन सेंसेशन है और जो उसका जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है वो आपको नज़र आएगा। इसके मुकाबले में 4 बल्ब्स और 5 बल्ब्स का जो डिफरेंस है वो आपको इतना आसानी से नज़र नहीं आएगा। यानी आपको चेंज तो नज़र आएगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको 1 बल्ब और 2 बल्ब के बीच में नज़र आएगा। यानी बहुत ही क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आने वाला है उस, और इन दोनों में एक ही कॉमन बात है, वो ये है कि हमने जो इंक्रीज़ की है चीज़ वो है 1 बल्ब ओनली। यानी 1 बल्ब को हमने क्या खाली इंक्रीज़ किया है दोनों केसेस में, लेकिन नीचे वाले केस में उसका डिफरेंस जो है वो हमें मुश्किल से नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि जितना आप स्टिमुलस को, इनिशियल स्टिमुलस को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास चेंज डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। जितना आपके पास इनिशियल स्टिमुलस कम होगा उतना ही चेंज को डिटेक्ट करना आपके पास आसान होगा। इसी में मुझे एक और एग्जांपल याद आ गई जो कि हमारे पास है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट्स।
आपने कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट्स को अगर देखा हो जब आप विजन कराने जाएं तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट जो लाइन लिखी होती है वो हमारे पास बहुत ही डार्क होती है। डार्क के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फेड आउट होना शुरू हो जाती है, यानी वो इतना डिम होना शुरू हो जाती है कि आखिर में वो बहुत ही जिसकी सेंसिटिविटी तेज़ हो वही सिर्फ उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट्स में हमारे पास क्या होता है, ऊपर की जो लाइन है उसका जो इंक मटेरियल है वो काफ़ी डार्क यूज़ हुआ होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास फेड होता है। तो अगर टॉप से जो हमारे पास लो तक जो है सेंसिटिविटी वो हमारे पास अगर आप टॉप के उसका जो है हमारे पास अगर ये इस तरह का हम चार्ट कंसिडर करें तो उसकी अगर टॉप लाइन हमारे पास बहुत ही डार्क है और लाइट्स वाली हमारे पास बहुत ही लाइट है, तो अगर हम डार्क लाइन को और बिल्कुल जो है फेड लाइन को कंसिडर करें तो ये हमारे पास फेचनर लॉ की एग्जांपल देगी कि हमारे पास जो इंक्रीज इन सेंसेशन है उसको डिटेक्ट किया जाए, यहाँ से सेंसेशन हमारे पास ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी तरह अगर क्या हम इस तरह बात करें कि जो बीच के हल्की हल्की लाइंस होंगी तो उस तरह अगर हम बात करें तो इस सेंसेशन से लेके ऊपर तक सिर्फ वो सेंसेशन जो कि आइज़ हमारे पास डिटेक्ट कर पाएँ तो उसको हम क्या इस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं वेबर लॉ में। ये इसमें भी क्या ये दोनों एग्जांपल्स आ गई। उम्मीद है आप लोगों को एलिमेंट्री ऑप्टिक्स समझ आ गया होगा। इसमें जो टॉपिक समझाने वाले थे मैंने उन्हीं को समझाया है। अगर आप लोगों को कुछ और भी समझ नहीं आ रहा इसमें तो आप रीड करें फिर मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी समझा दूंगा। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम वेव ऑप्टिक्स फिनोमेना को और जो है क्वांटम ऑप्टिक्स फिनोमेना को डिस्कस करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और हमारे पास पोलराइजेशन है। इसी तरह क्वांटम ऑप्टिक्स में हमारे पास ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, इसी तरह के रैमन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसी तरह लेज़र एंड फ्लोरोसेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो ये हमारे पास एक दूसरे से इंटरफेयर करना, जिस तरह हम लाइफ में कहते हैं कि यार फला बंदा मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक इसी तरह वेव्स में एक वेव जब दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर करती है इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा लिख लें तो यूँ कह सकते हैं कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स, ये हमारे पास कहलाएगी इंटरफेरेंस। तो जिस तरह आपको पता है कि जब भी कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करता है हमेशा दो काम हुए हैं, या उसकी लाइफ बन गई है या बिगड़ गई है। तो जब भी बन जाती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं और जब बिगड़ जाए तो उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं। आसान मिसाल से आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लिख लें, कंस्ट्रक्टिव हमारे पास ये होगी कि जब भी दो वेव्स आपस में इस तरह इंटरैक्ट करें कि उनका जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो हमेशा मैक्सिमम आए, यानी हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो दो वेव्स के इंडिविजुअल से हमारे पास ज़्यादा हो, उसको हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। या यूँ कह सकते हैं कि जब एक वेव का मैक्सिमम पार्ट जो है दूसरे के मिनिमम पार्ट के साथ इस तरह इंटरफेयर करे कि उसमें फुल फेज डिफरेंस हो तो वो हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। एक टिपिकल सी बड़ी डायग्राम है, बहुत जगह यूज़ होती है, तो हम भी देख लेते हैं। ये एक वेव हो गई हमारे पास, इसी तरह बिल्कुल सिमिलर दूसरी हो गई। जब ये दोनों हमारे पास इंटरफेयर करेंगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। इसकी एग्जांपल आप लोगों को कहाँ मिलेगी? इसकी एग्जांपल आप लोगों को जो है फ्लड्स को देख लें। सैलाब जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं कि जब एक वेव आ रही होती है दूसरी वेव आके उसको रीइंफोर्स कर देती है, इस वजह से हमारे पास जो है फ्लड्स का पानी का ओवरफ्लो हो जाता है और उसे हम सैलाब का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि एक का जो मैक्सिमम पार्ट है ये हमारे पास मैक्सिमम पार्ट होता है, ये मिनिमम पार्ट होता है। जब एक का वेव का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ कॉरेस्पॉन्ड सही तरीके से ना कर पाए और हमारे पास हाफ फेज डिफरेंस हो तो उसको हम कहते हैं हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इनके जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास ज़ीरो आता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो आए, लेकिन उसी के कुछ इक्वल होता है। इसकी भी हम इसी तरह का डायग्राम ड्रॉ कर लें और इसके नीचे ही अगर मैं इसके लिए आसानी के लिए ड्रॉ करूं तो दूसरी वेव जो है हमारे पास कुछ इस तरह होगी और इनका रिजल्टेंट हमारे पास नील होगा, ज़ीरो होगा।
तो इस तरह के इंटरफेरेंस को जो है ना हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस फिनोमेना के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि लाइट रेज जो है वो हमारे पास कोहेरेंट भी हो, यानी हमारे पास फेज में हो, और सेकंड बात कि वो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक हो, यानी उनकी हमारे पास सिंगल वेवलेंथ हो, तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना बेटर अप्लाई होगा। इन केस अगर आपके पास ये दोनों नहीं है कि मतलब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, हमारे पास वाइट लाइट है, और सेकंड बात कि हमारी जो लाइट रेज हैं वो फुल फेज में भी नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस है, तो ऐसे में भी हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना अगर करेगा, लेकिन उस चीज़ को मेजर करने के लिए कि इंटरफेरेंस कितनी होगी उसको हम कहेंगे कोहेरेंस। अगर मैं इधर लिख दूं कोहेरेंस, ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जो कि ये चीज़ मेजर करती है कि हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा और कितना होगा, तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं कोहेरेंस। इसकी भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, तो इसमें हमारे पास है एक स्पेशियल और एक है हमारे पास टेम्पोरल। स्पेशियल हमारा उसे कहते हैं जब 2 सेपरेटेड पोर्शंस जब हमारे पास इंटरेक्ट करें, सेपरेटेड पोर्शन ऑफ वेव हमारे पास इंटरेक्ट करती हैं। इसी तरह टेम्पोरल में हमारे पास ये होगा कि वेव इंटरेक्ट करेगी अपने ही एक पार्ट के साथ, अनदर पार्ट ऑफ इटसेल्फ। तो ये चीज़ जो है हमारे पास स्पेशियल और टेम्पोरल है, मतलब जब 2 सेपरेट पोर्शन वेव्स के हमारे पास इंटरेक्ट करें तो वो हमारे पास स्पेशियल कोहेरेंस कहलाएंगे, और जब हमारे पास एक ही वेव का जब दूसरा पार्ट हमारे पास अपने साथ खुद के साथ इंटरेक्ट करे तो वो हमारे पास टेम्पोरल कोहेरेंस कहलाएगा। अच्छा, इस कोहेरेंस की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये जो है लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स के बाद हमारे पास ये एक स्लिट है जहाँ से हमारे पास के वेव फॉर्म में क्या हमारे पास लाइट रेज निकल रही हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक डबल स्लिट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके आगे मैं डबल स्लिट लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक डबल स्लिट है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन का साइड व्यू है, स्क्रीन का साइड व्यू हो गया, और ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास किस तरह स्पेशियल बनेगा और किस तरह हमारे इसमें टेम्पोरल बनेगा। तो ये वेव है हमारे पास इनिशियल, फॉर एग्जांपल इस वेव को हम कहते हैं कि पी है, और ये हमारे पास हो गई क्यू। अब ये देख सकते हैं आप कि ये एक सेपरेट वेव है, ये एक सेपरेट वेव है, ठीक है। इस वेव को जब हम कहेंगे कि जब इस वेव के साथ इंटरेक्शन होगा तो ये हमारे पास जो पैटर्न आगे देगा वो है हमारे पास स्पेशियल कोहेरेंस का। उसकी वजह क्या है कि ये एक डिफरेंट वेव है और ये हमारे पास एक डिफरेंट वेव है। इसी के मुकाबले में अगर हमारे पास इस तरह हो कि ये जो P है वो हमारे पास अपनी वेव के एक फॉर्म के साथ हमारे पास इंटरेक्ट करे, तो ये हमारे पास जो पैटर्न देगा उसको कहेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। ये हमारे पास इस तरह मैक्सिमम, और जो हम उधर वो ड्रा करते हैं कि एक मैक्सिमम पार्ट होता है, एक मिनिमम पार्ट होता है, तो असल में स्क्रीन पे वो हमारे पास इस तरह दिखता है। जो ब्लैक में है हमारे पास वो हमारे पास मैक्सिमम पार्ट है, और जो बीच के वाइट स्पेसेस हैं ये हमारे पास जो है ये मिनिमम पार्ट होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास इंटरफेरेंस की। सबसे पहले तो मैंने आपको आई में भी इसकी बताई कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास जो लाइट है वो आई में क्या ज़्यादा इंटेंस हमारे पास नहीं आती। सेकंड, इसकी बहुत सारी लेज़र इंटरफेरोमेट्री में ये यूज़ होता है जिसके ज़रिए हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट वगैरह क्या हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि रेटिना की लेयर्स को और कॉर्निया की लेयर्स को इवन क्या ये हमारे पास फाइंड करने में हेल्प करता है। उन सारों में जो है इंटरफेरेंस का फिनोमेना यूज़ होता आ रहा है।
तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा हमारी आई इंस्ट्रूमेंट्स में और बहुत सारे जो है ना हमारे आई फिनोमेनास में ये यूज़ होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट फिनोमेना वो हमारे पास है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन को बहुत आसान अल्फाज में समझे। फॉर एग्जांपल ये लाइट रेज हैं, ये हमारे पास आई और ये एक स्लिट है, स्लिट से टकराई, स्लिट में हमारे पास स्मॉल अपर्चर था, उसके बाद जो ये ग्रीन लाइट आपको दिख रही है ये डायफ्रैक्टेड रेज हैं, यानी ये जो रेज हैं ये जो है ना मुख्तलिफ डायरेक्शन में हमारे पास जो है इंक्रोच कर जाएं, मूव कर जाएं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो जितना होल स्मॉल होगा उतनी हमारे पास डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। एक और इसमें बात कि जितनी वेवलेंथ लाइट की शॉर्ट होगी उतनी कि हमारे पास लाइट ज़्यादा डायफ्रैक्ट करेगी। इसके मतलब है ब्लू रेज जो है वो हमारे पास ज़्यादा डायफ्रैक्ट करेगी। इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स में हमारे पास एक फ्रेस्नेल है, एक फ्रॉनहोफर है, दोनों को समझते हैं। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन हमारे पास उस डायफ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें हमारे पास सोर्स और जो स्क्रीन है इसका डिस्टेंस हमारे पास फाइनाइट हो। हमें पता हो कि सोर्स स्क्रीन से कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ये हमारे पास लाइट रेज है, आई स्लिट के पास टकराई और इसके बाद जो है ये जिस डायरेक्शन में मूव हुई और जिस स्क्रीन पे बनी उसका डिस्टेंस भी हमें मालूम है। इन दोनों में से एटलीस्ट हमें एक भी मालूम हो तो ऐसी टाइप की रिफ्रैक्शन को हम फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन कहेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास डायफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज और एट नैरो विड्थ, तो ये हमारे पास क्या है फ्रेस्नेल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारे पास इनफाइनाइट है और हमारे पास जो स्लिट से हमारे पास लाइट गई और इसके बाद क्या है आपके पास स्क्रीन पे बन रही है, तो एटलीस्ट एक चीज़ तो हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। जिस तरह यहाँ पर सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकता हूँ कि लाइट रेज जो सन से आ रही हैं या स्टार से आ रही हैं ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की जो रेज हैं ये हमारे पास जो है आई स्लिट यानी हमारे प्यूपिल से पास हुई, उसके बाद लेंस के बाद स्क्रीन यानी हमारी रेटिना पे पास हुई। तो ये इसकी एक गुड एग्जांपल है। इसकी अदर एग्जांपल्स भी है जिस तरह के डायफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, तो वो भी इन्हीं की एग्जांपल्स है। अच्छा, इस चीज़ में डायफ्रैक्शन की जब भी बात आती है एक पॉइंट लोग पूछते हैं कि एरी डिस्क क्या चीज़ है, तो आइए इस एरी डिस्क को भी समझ लेते हैं। एरी डिस्क उसे कहते हैं जब हमारी आई में जो वेव फॉर्म्स जो बनती हैं, जो अक्सर हम यूँ वेव फॉर्म में ड्रा कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली जो है हमारे आई में जब अपर्चर अगर क्या सर्कुलर होगा तो ये सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास वेव बनती है। उस सर्कुलर वेव फॉर्म का जो फिर हमारे पास पैटर्न बनता है उसको हम एरी डिस्क कहते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम लाइट्स होती हैं और मैक्सिमम के इर्द गिर्द जो है हमारे पास मिनिमम लाइट्स होती हैं। तो अगर हमारे पास प्यूपिल का साइज़ जो है वो हमारे पास स्मॉल है, प्यूपिल का साइज़ हमारे पास स्मॉल होगा तो हमारे पास जो है जो एरी डिस्क है वो लार्ज बनने वाली है और हमारे पास जो है एरी डिस्क जो है कुछ इस पैटर्न की दिखेगी। इस तरह की एरी डिस्क पैटर्न से हमारे पास जो है इमेज सही क्लियर नहीं आने वाला। इसीलिए कहते हैं कि जब प्यूपिल का साइज़ हमारे पास 2 मिलीमीटर से कम हो जाए तो हमारे पास जो है इमेज ब्लर होना शुरू हो जाता है। इसी वजह है कि हमारे पास जब प्यूपिल का साइज स्मॉल होगा तो एरी डिस्क हमारे पास लार्ज होगी। इसी के मुकाबले में अगर आप देखें तो जब प्यूपिल हमारे पास लार्ज होता है यानी 2 मिलीमीटर से ज़रा बड़ा हो, 3 to 4 या 5 मिलीमीटर तक का हो, तो उसमें हमारे पास जो एरी डिस्क बनेगा, जो ये रेड सर्कल आप देख सकते हैं, ये स्मॉल बनेगा। तो ये जब स्मॉल बनेगा तो हमारे पास एज इफेक्ट हमारे पास कम होगा और हमारे पास जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर बनेगा। डायफ्रैक्शन की बहुत सारी हमारे पास क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस है। एक तो इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ होता है कि मैं आपको दिखा भी दूं कि ये आप देख सकते हैं, ये एक पिन होल है, ये एक ऑक्लूडर है सिंपल और इसके बीच में एक होल होता है। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल क्या डायफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम करता है कि इसके अंदर जो होल है वो बाकी जो साइड की जो रेज हैं उसको पास नहीं होने देता, सिर्फ सेंटर से लाइट रेज को पास कराता है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जितनी भी इमेज इम्परफेक्शंस हैं जो हमारे पास देखने में आ रही हैं वो हमारे पास डायफ्रैक्शन की वजह से है। लेकिन इमेज परफेक्शंस के अलावा सोचने की बात यह है कि अगर हमारे पास डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ना हो तो हमारे पास इमेज बन भी नहीं सकती। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना था
नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है पोलराइजेशन। आपको एक बात पता होगी कि जो लाइट रेज हम जिस तरह ड्रॉ करते हैं वेव फॉर्म में, ये एक्चुअल में इस तरह नहीं होती, बल्कि ये बहुत सारी डायरेक्शंस में हमारे पास मूव करते हुए आगे बढ़ती है। तो उसी को समझाने के लिए मैंने इधर एक फोटोन ड्रॉ किया है जिसकी डायरेक्शंस जो है मुख्तलिफ एंगल्स में है कि ये मुख्तलिफ एंगल्स में क्या ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसी लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट। लेट्स से अगर इस अनपोलराइज लाइट को हम एक पोलराइजिंग एजेंट के ज़रिए पास करा दें तो इसका जो है हमारे पास ये बाकी सारी डायरेक्शंस जो हैं इसकी, वो सारी इससे क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगी या इस सब से जो है कट आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ सिंगल डायरेक्शन इसकी जो बचेगी, जिस तरह आपको ये ग्रीन में दिख रहा है। तो ऐसी लाइट को जो हमारे पास सिर्फ वन प्लेन में मूव करे उसको हम कहते हैं पोलराइज लाइट। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट की हमारे पास 2 वेज हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला है कि इनकाउंटर विद पोलराइजिंग सब्सटेंस, जिस तरह मैंने अभी ऊपर बता दिया कि पोलराइजिंग एजेंट में अगर हम निकल प्रिज्म या पोलराइड प्लास्टिक या फर्दर किसी जो है ना पोलराइजिंग एजेंट्स हम इसे पास कराएं तो ये इसकी बाकी सारी डायरेक्शन जो हैं प्लेन के, इन सारों को एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देता है और सिर्फ वन प्लेन को हमारे पास अलाउ करेगा। ज़्यादातर आपने ग्लासेस देखी होंगी जो पोलराइड ग्लासेस होती हैं, लैपटॉप यूज़र्स जो होते हैं, इसी तरह जो सनलाइट में फिरते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। तो उसमें क्या ये बड़ा फ़ायदा देती है कि आपके आई में जो है हर किस्म की लाइट को अलाउ नहीं करता, सिर्फ सिंगल जो है प्लेन की वेवलेंथ को ये अलाउ करता है। सेकंड जो इसका मेथड है प्रिपरेशन का वो है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास वो रिफ्लेक्शन है जो किसी रेगुलर सरफेस से हो और उसमें भी उन्होंने एक प्लेन सरफेस हमें जो है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें कि इससे जो हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास पार्शियली पोलराइज होगी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल मिरर है, ठीक है, व्यूइंग मिरर है, इसके ऊपर आपने जो लाइट डाली इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो भी आपके पास पोलराइज होगी। लेकिन सोचने की बात यह है, देखने की बात यह है कि वो हमारे पास पार्शियली पोलराइज होगी, यानी वो फुली पोलराइज नहीं होगी। तो एक और इसमें एक टर्म आता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो पार्शियली पोलराइज लाइट है ये हमारे पास कंप्लीटली पोलराइज हो जाए तो अगर हम इसे एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या पुट ऑन करें तो ये हमारे पास परफेक्टली पोलराइज हो जाएगी और उस एंगल को जिसके ऊपर हम इसे पुट करेंगे उस एंगल को कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। ये वो इंसिडेंस एंगल है जिस पे हमारे पास लाइट टोटली पोलराइज हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ होता है, जिस तरह ग्लास के लिए 55 डिग्री है और वाटर के लिए 52 डिग्री है। अक्सर ये जो स्नो है, जो स्नो एरियाज होते हैं उधर भी पोलराइड ग्लासेस इसीलिए यूज़ होती हैं कि वो स्नो पे जब लाइट रेज पड़ती हैं तो वो हमारे पास जो है डिस्टर्बिंग होती है, इसीलिए क्या है पोलराइजिंग ग्लासेस पहनी जाती हैं। एक और इसमें बात आती है बाय रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस। बाय रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके हमारे पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का ये फ़ायदा है कि हमारे पास जो भी लाइट रेज इसमें आती हैं वो हमारे पास 2 डायरेक्शंस पे निकलेंगी। जिस तरह ग्रीन में शो हो रहा है तो वो हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड होंगी और हमारे पास एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़ी होंगी। ये तो भी परफेक्ट राइट एंगल नहीं बना, लेकिन वो एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़ी होंगी और दोनों लाइट रेज जो है हमारे पास वो परफेक्टली पोलराइज्ड हो जाएंगी। तो बाय रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस भी यूज़ होते हैं। बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं पोलराइजेशन के, जैसे कि स्लिट लैंप में हम ये यूज़ होते हैं कि बहुत सारी जो रिफ्लेक्शंस है जो कॉर्निया के ऊपर बन रही होती हैं उन सारों को रिमूव किया जाता है। इसी तरह पोलराइड ग्लासेस जिसका भी बताया मैंने आपको, इसी तरह टेटमस फ्लाई टेस्ट, ये हमारे पास एक स्टेरोप्सिस को 3D विजन को फाइंड करने का हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसमें भी हमारे पास पोलराइजिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं और इस तरह की बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है। तो अब हमारे पास जो फिनोमेनास है वो क्वांटम ऑप्टिक्स के। क्वांटम ऑप्टिक्स में हमारा जो सबसे पहला है वो ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस, जितनी लाइट हमारे पास ट्रांसमिट होती है उसको हम ट्रांसमिटेंस से भी अक्सर डिनोट करते हैं। जितनी भी लाइट रेज है अगर आप देखें आई के ऊपर जब हमारे पास आती है तो सबसे पहले कॉर्निया है, कॉर्निया से पहले टीयर लेंस, टीयर फिल्म होती है और कॉर्निया, इसके बाद क्या आइरस है, प्यूपिल है, लेंस है, विट्रस है, इन सब को पास करते हुए जाती है। अगर इनमें से कोई एक भी हमारे पास ओपेक हुआ तो हमारे पास ट्रांसमिशन का जो फिनोमेना है वो स्टॉप हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन मतलब ये कि ये वो क्वालिटी है जिसकी वजह से हमारे पास एक चीज़ जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करती है।
जब भी हमारे पास कोई लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो जितनी एब्जॉर्ब होती है उस प्रॉपर्टी को जो है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हमें जो है इमेज क्लियर नज़र आता है कि सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना जो है वो हमारे पास इमेजेस को क्या है जनरेट करने में हमारे पास हेल्प करते हैं। इसकी बहुत सारी क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल थर्मल इफ़ेक्ट आप देख लें कि हमारी जो बॉडी है वो हीट अप होती है, इसी तरह आइज़ भी हीट अप होती हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आपने एक बात देखी होगी कि हमारे जो स्क्लेरा है वाइट है ये हमारे पास ड्राई होने लग जाता है। ये ड्राई इसलिए होता है लाइट रेस की वजह से। इसके ऊपर जब लाइट रेस पड़ती हैं तो ये इंतहाई गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे टीयर्स जो हैं वो हमारे पास ड्राई आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स हैं हमारे पास। इनका काम क्या है, जब ये अगर इस तरह आंखों के सामने रख दिया जाए तो जिस आई के आगे रेड पड़ा होगा और जिस आई के आगे ग्रीन पड़ा होगा तो ये हमारे पास उन लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर देता है। जिस तरह भी मेरी लेफ्ट आई के आगे क्या रेड पड़ा हुआ है और राइट के आगे ग्रीन पड़ा हुआ है, तो उसमें मुझे लेफ्ट आई के सामने जो है वो मुझे जो है रेड कलर नज़र नहीं आने वाला और इसी तरह राइट के आगे मुझे ग्रीन कलर नज़र नहीं आने वाला। तो ये एब्जॉर्प्शन इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा काम करता है। जितने भी फ़िल्टर्स हैं, येलो फ़िल्टर्स हैं, उनमें भी हमारे पास ये काम करता है। नेक्स्ट फिनोमेना अगर हम देखें तो वो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, जो कि हमारे पास आइंस्टाइन ने डिराइव किया था। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर एग्जांपल से समझे कि हमारे पास ये एक मेटल है, इसको अगर हमने इल्यूमिनेट किया लाइट के ज़रिए या पार्टिकुलरली यूवी लाइट के ज़रिए हमने इसे इल्यूमिनेट किया तो इससे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन को जो है ना हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। और यही वो फिनोमेना है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियर विजिबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना में जो है हमारे पास क्या है लाइट एब्जॉर्ब हो गई, उसने क्या हमारे पास एक केमिकल चेंज इंड्यूस किया जो कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हुआ। वो हमारे पास सिग्नल भेजेगा ब्रेन को और ब्रेन से जो है ना फिर हमें क्या इमेज परसीव होगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह ये है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से विजिबल है। अच्छा, जो नेक्स्ट फिनोमेना हमारे पास क्वांटम ऑप्टिक्स में है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ज़रा समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल ये लाइट रेज है, ये हमारे पास एक गैस पार्टिकल पे स्ट्राइक करेंगी। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में हमारे पास आई है ये उसी डायरेक्शन में हमारे पास मूव करे, लेकिन उसकी बजाय जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इधर उधर जाने लगती है। इसी फिनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट हमारे पास स्कैटर हो जाती है, इधर उधर भटक जाती है। इसी में हमारे पास जो है एक रिलैक्स स्कैटरिंग है। रिलैक्स स्कैटरिंग हमारे पास क्या चीज़ है? रिलैक्स स्कैटरिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पार्टिकल्स है जिसके ऊपर हमारे पास लाइट रे स्ट्राइक करने वाली हैं उसका साइज़ हमारे पास है वेरी स्मॉल, जो कि हमारे पास बहुत ही छोटे हैं। उस पे जब हमारे पास बड़ी वेवलेंथ तो उस पर हमारे पास क्या है उसके साथ स्ट्राइक नहीं कर सकती क्योंकि वो तो इसके ऊपर से पास हो जाएगी। तो हमारे पास जो शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं, जो ब्लू है और जो हमारे पास वायलेट है, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसीज वाली हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो हमारे पास इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। इस इंटरेक्ट की वजह से जो है ना हमारे पास लाइट रेज स्कैटर होगी। और इसकी एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो हमारे पास है जो स्काई का जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है वो रिलैक्स स्कैटरिंग की वजह से आपके पास नज़र आ रहा है कि लाइट रेज जो ऊपर से आ रही हैं वहाँ पर जितनी भी हमारे पास जो वाइट लाइट है उसमें से जो ब्लू पोर्शन है वो सारे का सारा स्कैटर हो जाता है और हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू नज़र आता है। इसी तरह जब शाम हो जाती है या सुबह जो है सूरज निकलता है तो उस वक्त जो है हमें स्काई का कलर जो है रेड नज़र आ रहा होता है। उसकी वजह यह है कि रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो जो है ज़मीन तक जल्दी पहुंचती है और शाम को क्या देर तक क्या उसकी क्या लाइट रेज मौजूद रहती हैं, जबकि जो ब्लू कलर है वो गायब हो चुका होता है। तो इसी वजह से हमें शाम को और सुबह के वक्त जो है स्काई जो है वो रेड कलर नज़र आता है। और इसके अलावा अगर रिलैक्स स्कैटरिंग को आप देखना चाहते हैं तो
जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होती है तो उसमें कॉर्निया और जो लेंस का कलर है वो हमें अक्सर जो है ब्लू नज़र आता है, वो भी हमारे पास रे लैक्स स्कैटरिंग की वजह से नज़र आता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक माई स्कैटरिंग है। माई स्कैटरिंग जो है इससे थोड़ी सी डिफरेंस है कि हमारे पास जो पार्टिकल साइज़ है वो अब इक्वल साइज़ का होगा वेवलेंथ के साथ, यानी जो वेवलेंथ के साइज़ के साथ हमारे पास ज़रा सा कंपेरेबल होगा, इतना स्मॉल नहीं होगा जितना रे लैक्स स्कैटरिंग में होगा। तो उस वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, जी हाँ, वो हमारे पास जो है वाइट क्लाउड्स की जो अपीयरेंस है वो हमारे पास माई स्कैटरिंग की वजह से नज़र आ रही है। क्लाउड के अंदर हमारे पास रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज़ जो है हमारे पास जो है वो जो है गैस पार्टिकल से काफ़ी बड़ा होता है, और इसके ऊपर जब लाइट हमारे पास स्ट्राइक करेगी तो हमारे पास जो है वाइट लाइट और जो बाकी जो लाइट रेज हैं जो मिनिमम साइज़ की होंगी वो हमारे पास स्कैटर्ड हो जाएंगी, और बाकी जो है हमें क्लाउड जो हैं वो वाइट कलर के नज़र आएंगे। एक और एप्लीकेशन हमारे पास माई स्कैटरिंग की जो है वो आपको कैटरेक्ट में देखने को मिलेगी कि जब कैटरेक्ट फॉर्मेशन होती है तो उसका हमें जो है जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिफ्लेक्स होता है वो हमें वाइट कलर का माई स्कैटरिंग की वजह से नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग भी है। ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग से मुराद ये आगे आने भी वाला है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना है और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है उसके ज़रिए जो है ना हमारे पास लाइट रेज किस तरह इंटरेक्ट करती है। तो उसको देखते हैं कि हमारे पास जो रेन ड्रॉप्स हैं, अब ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो हमारे पास ड्रॉपलेट से भी जो है साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस पे अगर हमारे पास जब वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी, वाइट लाइट जो हमारे पास सन से आ रही होती है तो उससे हमारे पास बनता है रेनबो, जो यानी रेनबो फॉर्मेशन है वो हमारे पास जिस फिनोमेना की वजह से हो रही होती है वो है ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग। और इसी वजह से क्योंकि इस ड्रॉपलेट्स का साइज़ हमारे पास वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा, ये जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है ये आपको आई में कई कई जगह देखने को मिलेगा। जिस जिस जगह आई में आपके पास ओपेसिटी नज़र आएगी वहाँ वहाँ आपके पास लाइट रेज जो है वो स्कैटर होंगी। फॉर एग्जांपल कॉर्निया में अगर मेरा हेज़ है तो वहाँ पे भी लाइट रेज जो है वो हमारे पास स्कैटर होंगी। इसी तरह लेंस में, इसी तरह विट्रस में, इसी तरह एक्वस में, इसी तरह रेटिना में, जहाँ जहाँ आपको ओपेसिटीज़ मिलेंगी वहाँ वहाँ आपको स्कैटरिंग का फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्कैटरिंग से ही जुड़ा हुआ है एक इफ़ेक्ट है जिसे कहते हैं रामन इफ़ेक्ट। रामन इफ़ेक्ट हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास जो गैस पार्टिकल था वहाँ पे स्कैटरिंग में, यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है उसके साथ जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी, फॉर एग्जांपल इस लाइट रे का तय हुआ था इस डायरेक्शन में जाना, लेकिन उसकी बजाय जो है ये हमारे पास किसी और डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगा और इसकी जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। और ये वेवलेंथ हमारे पास क्यों चेंज होगी, किसी केमिकल की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ये चेंज होगी। इस इफेक्ट को कहते हैं रामन इफेक्ट। बहुत ही यूज़फुल है, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में यूज़ होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन टिश्यूज़ की जो बायोप्सी होती है उसके अंदर जो है चेंज और डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या रामन इफेक्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्लोरेसेंस है। फ्लोरेसेंस भी बहुत यूज़फुल हमारे पास एक फिनोमेना है। ये हमारे पास होता किस तरह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, एटम में हमारे पास ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इसके शेल्स हो गए 1, 2 और 3। हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो आई और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमारे पास एक्साइट किया। एक्साइट करने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो है ये थर्ड शेल में हमारे पास जंप कर जाएगा। थर्ड शेल में जंप करने के बाद कुछ देर बाद जो है ये वापस अपनी हालत में आएगा। लेकिन कहते हैं जब अगर ये हमारे पास दोबारा फर्स्ट शेल में आने की बजाय उससे किसी हाई स्टेट में हमारे पास स्टे कर ले तो हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो लेस रेडिएट होगी, लेस हमारे पास खर्च होगी और ये लेस एनर्जी को जो है रेडिएट करेगा। उस वजह से देखिए हमारे पास ये थर्ड शेल से हमारे पास सेकंड शेल में क्या ये स्टे कर गया है। इस प्रोसेस को जो है हमारे पास जो है ना फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये हमारे पास बहुत ही यूज़फुल है। आपने फ्लोरेसिंग का नाम सुना होगा, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, बहुत ही यूज़फुल टेस्ट है हमारे पास। इसमें ये होता है कि हम जो है ब्लू लाइट जो है वो जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है वो आई में क्या है हमारे पास उसमें क्या है उसका फ्लोरेसेंट हम डालते हैं तो जो हमारे पास रेडिएट होके आता है वो हमारे पास ग्रीन कलर में जो है हमारे पास
ऑब्ज़र्व होता है, जिसकी वजह से हमें लीकेज वगैरह और जो है ब्लड वेसल्स की जो है सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह हमें मालूम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेज़र है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ही यूज़ हो रहा है, हर जगह इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। इस लाइट रेज़ की, इस लेज़र की हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो हमारे पास जो रेज़ निकल रही हैं, पहली बात तो ये कि वो मुकम्मल पैरेलल होंगी। जिस तरह के इस रेड लाइट रेज़ को आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये बहुत ही छोटे से स्पॉट में हमारे पास क्या ऑक्यूपाई हो जाएंगी, बहुत ही कम जगह ये घेरेंगी। बाकी ब्राइट लाइट की तरह ये हमारे पास एक्सपेंड नहीं होगी, एक स्पॉट की तरह के ये रिमेन करेंगी। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंगल वेवलेंथ होगी, इसमें जो है हमारे पास सिंगल वेवलेंथ होगी, इसमें इसे मोनोक्रोमेटिक भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास कलर्ड होगी, ये कभी भी हमारे पास वाइट कलर में नहीं हो सकती। और अगली बात जो है, अगर हम इसकी वेव्स के पैटर्न ड्रॉ करें तो ये जो वेव्स हैं इसके अंदर वो हमारे पास फेज़ में होंगी, उनका जो है आपस में फुल फेज़ में होंगी हमारे पास। और इसकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि लेज़र लाइट हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती है, तो हमारे पास दो वेज इसमें यूज़ होने वाले हैं। दोनों असल में एक ही है, लेकिन क्या है बुक में इस तरह लिखा हुआ है, तो मैंने भी आपको समझाने के लिए, ईज करने के लिए इधर क्या लिखा है। हालांकि ये दोनों जो है एक ही प्रोसीजर है, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये है क्या हमारे पास, इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्रिस्टल रॉड है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास एक क्रिस्टल रॉड, ठीक है। ये हमारे पास एक बैटरी के साथ अटैच है या पावर सोर्स के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक फुली रिफ्लेक्टिव मिरर और दूसरी तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर के साथ अटैच है। जब भी इसको इधर से सप्लाई मिलेगा, जैसे ही हम अपनी बैटरी, जो हमारे पास लेज़र लाइट्स होती हैं, जो पॉकेट लेज़र लाइट होती हैं, हम उसका बटन ऑन करते हैं, जब हम उसे सप्लाई देते हैं तो इस क्रिस्टल रॉड में होता क्या है, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होते हैं, जिस तरह इसमें होते हैं। लाइट, हमने लाइट की बजाय इधर एनर्जी दी और हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद जो है कुछ वक्त के बाद वो वापस अपनी क्या स्टेट में आएगा। वापस स्टेट में जब वो अपने आ जाता है, अपने शेल में आ जाता है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इधर मैंने इधर ग्रीन में आप लोगों को शो की है। इसी ग्रीन लेज़र की जो ये जो एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, स्टोर होगी लेज़र मटेरियल में। लेज़र मटेरियल हमारे पास कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल रूबी, और फिर इस लेज़र मटेरियल से जो है हमारे पास आगे लाइट पास होगी। यानी सिंपल, हमने तो एक बटन प्रेस किया, लेकिन उसके पीछे का फिनोमेना ये था कि जैसे ही हमने यहाँ से सप्लाई दिया तो एक क्रिस्टल रॉड से हमारे पास जो है लाइट, उसमें से जो है ये सारा पॉपुलेशन इन्वर्जन का मेथड हुआ, और उसमें फिर हमारे पास एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेवलेंथ उस लाइट की इस रिफ्लेक्टिव मिरर के ज़रिए हो गई, और फिर हमारे पास जिस मटेरियल में स्टोर थी उससे हमारे पास फर्दर रिलीज़ हुई। तो लेज़र मटेरियल, आपको पता ही है कि लेज़र आजकल कितनी यूज़फुल है। हर मामूली से मामूली ऑपरेशंस में लेज़र का इस्तेमाल बढ़ चुका है। बालों के लिए, स्किन के लिए, आइज़ के सारे ऑपरेशन आजकल तकरीबन लेज़र में हैं, लेज़र ऑपरेटेड हैं, और लेज़र के जितने इंस्ट्रूमेंट्स भी जितने हैं वो ऑप्टिकल से आजकल सारे लेज़र होते जा रहे हैं। लेज़र का इस्तेमाल बेहद बढ़ चुका है, और आगे इसके और भी क्या है, आपके सामने क्या एडवांटेजेस और इसकी क्या न्यू चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वांटम ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं ये समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखें।